अस्सलाम वालेकुम। रागिब साहब ने तारीफ कुछ ज़्यादा कर दी, शायद मैं इस काबिल नहीं, क्योंकि एक डिबेटर और स्पीकर और एक टीचर में बड़ा फ़र्क होता है। तो हम लोग टीचर हैं, डिबेटर या स्पीकर कम है, लेकिन कोशिश किया है ख़ास तौर से, चूँकि ये इंडक्शन प्रोग्राम है और जो हमारे न्यू कमर्स पीजी स्कॉलर्स हैं उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। तो मैंने कोशिश किया है कि चूंकि अभी जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा उनके टॉपिक का सिलेक्शन, उनका सिनॉप्सिस, ये तमाम चीजें उनके लिए आने वाली हैं। तो किन किन चीजों को ध्यान में रखना उनके लिए फायदेमंद होगा ताकि आगे के काम करने में उन्हें कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी ना हो। और चूंकि मुझे जो टॉपिक दिया गया है वो रिसर्च इन कुल्लियात, यानी कुल्लियात में रिसर्च के क्या क्या मौके हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं या किधर से हम कर सकते हैं और क्या क्या काम हमारा हो सकता है कुल्लियात के अंदर। लेकिन मैं अपनी शुरुआत डायरेक्ट कुल्लियात से नहीं करूंगा, मैं अपनी शुरुआत जो है वो रिसर्च से स्टार्ट करूंगा कि रिसर्च है क्या, रिसर्च लोग करते क्यों हैं, रिसर्च को करने के लिए कौन कौन चीजें मोटिवेशन का काम करती हैं। ये तमाम चीजें मैं बहुत ही मुख्तसर सा, मैंने स्लाइड भी ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ 8 स्लाइड के अंदर सारा मटेरियल है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च है क्या। बहुत सबसे बड़ी बात तो ये कि पहले आप ये समझे कि रिसर्च और इन्वेंशन दोनों में फर्क क्या है, क्योंकि रिसर्च और इन्वेंशन दोनों बिल्कुल अलग सी चीज है। इन्वेंशन बिल्कुल नई चीज है और रिसर्च क्या है, जो चीजें हमें पता है उन्हीं से फिर नई चीजें का पता करना, ये रिसर्च है। तो बहुत सारे लोग जो हमारे न्यूकमर्स होते हैं वो इन्वेंशन और रिसर्च दोनों में फर्क नहीं समझ पाते। रिसर्च की बहुत सारे लोगों ने अलग अलग डिफिनेशन बयान की है। उसमें अगर आप डिफिनेशन देखें तो उसमें कहा रहा है कि रिसर्च इन कॉमन parlance refer to सर्च फॉर नॉलेज, यानी नॉलेज की सर्च, नॉलेज आम जबान में अगर कहा जाए तो नॉलेज की या इल्म की जो जुस्तजू है वही रिसर्च कहलाती है। या आप यूं कह सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर किसी साइंटिफिक या सिस्टमेटिक जो इंक्वायरी की जाती है उसको भी रिसर्च कहा जाता है। या इसी तरह से कि रिसर्च क्या है, एक आर्ट है जिसको हम क्या करते हैं, साइंटिफिक उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। किसी भी डाटा का अगर हम साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करें तो ये भी एक तरह का क्या है, रिसर्च है। या इसी तरीके से कुछ लोगों का मानना यह है कि रिसर्च क्या है, एक मोटिवेशन है या एक मूवमेंट है। और ये मूवमेंट क्या है कि ए मूवमेंट फ्रॉम द नोन टू अननोन, यानी जानी हुई चीजों से न जानी हुई चीजों के बीच जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, यही चीज रिसर्च कहलाती है। अगर हम बिल्कुल आसान लफ्जों में अगर हम कहें कि रिसर्च क्या है, कि मालूम शुदा चीजों से नामालूम चीजों का पता लगाना, यही चीज रिसर्च कहलाता है। सबसे अगर आसान लफ्जों में रिसर्च की अगर डिफिनीशन देखा जाए तो यही है कि मालूम शुदा चीजों से नामालूम चीजों का पता लगाना ही रिसर्च कहलाता है। तो अब बिल्कुल एक बुनियादी फर्क आप याद रखिएगा कि रिसर्च और जो इन्वेंशन है ये दोनों बिल्कुल एकदम से डिफरेंट चीज है। इन्वेंशन एक अलग चीज है और रिसर्च क्या है, बिल्कुल अलग सी चीज है। उसके बाद मोटिवेशन इन रिसर्च, यानी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो एक आदमी को रिसर्च करने के लिए मोटिवेट करता है। जैसे बहुत सारे हमारे पीजी स्कॉलर भी होंगे, तो बहुत सारे लोगों को अगर आप देखिए, इसमें पहला है कि डिजायर टू गेट रिसर्च डिग्री along with consequent benefits, यानी एक तो रिसर्च के लिए हमें क्या चीज उभारती है कि एक तो हमें रिसर्च डिग्री मिलेगी, साथ ही साथ बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मींस यहाँ क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट रिसर्च के लिए रिसर्च स्कॉलर को क्या देती है, स्टाइपेंड देती है। तो स्टाइपेंड के साथ साथ क्या है, एक हायर एजुकेशन की डिग्री मिलती है। तो ये चीज हमें क्या करती है, रिसर्च के लिए मोटिवेट करती है। दूसरा, डिजायर टू फेस चैलेंजेस इन सॉल्विंग एंड अनसॉल्विंग प्रॉब्लम। तो दूसरी चीज जो हमें रिसर्च के लिए उभारती है या रिसर्च के लिए डिजायर पैदा करती है कि जो अनसॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। लोगों का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग, ऐसा नहीं है कोई पैसे के लिए पीजी कर रहा होगा तो कोई हायर एजुकेशन के लिए कर रहा होगा, कोई अपनी नौकरी के लिए, कोई अपनी कैरियर के लिए। तो
तो लोगों में जो मोटिव होता है वो अलग अलग होता है। तो इसमें आप डिजायर टू गेट इंटेलेक्ट जॉय ऑफ डूइंग सम क्रिएटिव वर्क। कुछ लोग इसलिए करते हैं कि कुछ लोगों को क्रिएटिव वर्क करना पसंद है, तो इसलिए वो लोग रिसर्च करते हैं। कुछ लोग करते हैं कि हम जो सोसाइटी है या जो हमारा समाज है उस समाज को हम कुछ दे सके या उनके लिए कुछ ऐसी चीजें हम दे सके जिससे लोग फायदा उठाएं। तो कुछ लोग रिसर्च इस पर्पस से भी करते हैं और कुछ लोग रिसर्च इस पर्पस से करते हैं रेस्पेक्ट के लिए। लोग उन्हें इंटेलेक्चुअल कहें, लोग उनके नाम के आगे डॉक्टर लगे, जरूरी नहीं कि जो एक मेडिकल प्रोफेशन है उसी के आगे डॉक्टर लगा रहता है, लेकिन जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं उनके आगे भी डॉक्टर लगा रहता है। तो लोग रिसर्च इस वजह से भी करते हैं कि उनके नाम के आगे डॉक्टर या इंटेलेक्चुअल वर्ड उनके साथ जुड़ जाए। तो ये भी एक पर्पस होता है कि हायर एजुकेशन के लिए या रिसर्च के लिए एक ये भी पर्पस होता है। तो ये कुछ ऐसी मोटिवेशनल चीजें हैं, लोगों के अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पर्पस रहता है रिसर्च के लिए। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च। ऐसा नहीं कि रिसर्च जो है वो कोई एक टाइप्स है, इसकी मुख्तलिफ टाइप्स है, मुख्तलिफ इसकी फील्ड्स है रिसर्च की। उसमें एक जो है आपके पहला जो है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्या होता है कि जो सर्वेज या जो फैक्ट्स फाइंडिंग होती है उनकी मुख्तलिफ तरीके से उनका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। जो फाइंडिंग्स हैं या जो सर्वेज हैं, यानी उस फाइंडिंग के जरिए या जो सर्वे के जरिए जो डाटा मिलता है उस डाटा को मुख्तलिफ तरीके से उसको हम अगर इन्वेस्टिगेट करें तो ये भी एक तरीके का क्या है। तो जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसमें इस तरीके से वर्क किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो एनालिटिकल रिसर्च। इस रिसर्च में क्या होता है कि जो डाटास होते हैं वो रिसर्चर को ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। उस अवेलेबल डाटा की रिसर्चर जो है वो एनालिसिस करके एक नई चीज पैदा करता है। एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर है उसके पास डाटा ऑलरेडी क्या होता है, अवेलेबल होता है। उस अवेलेबल डाटा की वो एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस के बेस पे फिर वो कंक्लूजन कोई निकालता है। तो जो इस तरह से किया जाता है उसको हम एनालिटिकल रिसर्च कहते हैं। एक रिसर्च है जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च कहते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज मेनली कंसर्न्ड विद द जनरलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरी। यानी जो फंडामेंटल रिसर्च है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो किसी थ्योरी को देना या किसी थ्योरी को फॉर्मुलेट करना, इस पर्पस से हम क्या करते हैं फंडामेंटल रिसर्च के अंदर ये चीजें की जाती हैं कि कोई थ्योरी नहीं दी जा सके, या अगर कोई थ्योरी है उस थ्योरी के अंदर कोई बायस है, कोई कमी है, कोई एरर्स है, उस एरर को दूर किया जाए। तो इस पर्पस से फंडामेंटल रिसर्च किया जाता है। और फंडामेंटल रिसर्च को ही बेसिक रिसर्च या ट्रू रिसर्च कहा जाता है। और चूंकि ये रिसर्च सबसे मुश्किल रिसर्च है कि कोई थ्योरी दे देना, ये सबसे मुश्किल रिसर्च होता है कि कोई थ्योरी है, उस थ्योरी के अंदर जो एरर्स हैं उस एरर को आप रियूज करें और उसकी जगह पे आप कोई और थ्योरी या उस थ्योरी के अंदर कुछ ऐड कर सके या उस थ्योरी के अंदर कोई चीज मिनिमाइज कर सके। तो ये जो रिसर्च है ये सबसे मुश्किल रिसर्च होता है। उसके बाद है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें क्या होता है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है। इस रिसर्च के अंदर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो अगर किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कोई रिसर्च किया जाता है तो ऐसे रिसर्च को हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करिए। फुल स्क्रीन में सर स्लाइड मूव नहीं हो रहा है। स्लाइड मूव नहीं हो रही है? हाँ, वहाँ ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ऑनलाइन भी नहीं हो रहा है। ये यहाँ हो जाएगा। अब इससे चेंज हो चुका है। ठीक। उसके बाद है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न्ड विद द क्वांटिटी फिनोमेना, क्वालिटी फिनोमेना, दैट इज फिनोमेना रिलेटिंग टू और इन्वॉल्विंग क्वालिटी और काइंड। तो इस रिसर्च में किसी भी चीज की क्वालिटी को क्वालिटी के पर्पस से जो रिसर्च किया जाता है उस रिसर्च को हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। एक रिसर्च है जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल रिसर्च। और ये जो कंसेप्चुअल रिसर्च है खास तौर से जो फिलोसफर्स हैं
वो फिलोसफर जो है इस कंसेप्चुअल रिसर्च को करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई जो थ्योरी है उस थ्योरी को सामने रख के एक नया कंसेप्ट डेवलप करना, ये कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर आता है। तो आमतौर से ये जो रिसर्च है, ये रिसर्च किया जाता है किसके अंदर, कंसेप्चुअल रिसर्च के अंदर। और ये जो रिसर्च करते हैं आमतौर से जो फिलोसफर्स होते हैं वो इस पर करते हैं। और आप देखते हैं कि जितने फिलोसफर्स होते हैं वो फिलोसफर, उस जमाने के लोग उस फिलोसफर को अक्सर लोग पागल या दीवाना कहते हैं। आप तारीख तीब की अगर आप किताब उठाएं, जो बड़े बड़े जितने भी फिलोसफर हुए हैं वो तमाम फिलोसफर को उस जमाने के लोग, चाहे वो अरस्तु रहा हो या सोक्रात रहा हो या इस जमाने बहुत सारे अफलातून रहा हो, सोक्रात रहा हो, तो उस जमाने के लोगों को उनकी बातें इतनी हाई क्वालिटी की रहती थी कि उस जमाने के लोग उसको समझ नहीं पाते थे। तो जब लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती तो लोग उनको पागल या दीवाना कहते थे। इसलिए और आप यूनानी किताबें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा फिलोसफर्स को एक बड़ी आम डिजीज होती है, मेलनकोलिया टाइप की डिजीज भी हो जाती है, क्योंकि वो ज्यादा सोचते हैं, चीज हमेशा अपनी जो थ्योरी के रिगार्डिंग, अपने रिसर्च के रिगार्डिंग इतना महव रहते हैं कि वो बाकी तमाम चीजें भूल जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनको मेलनकोलिया भी हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी रिसर्च की अकसाम है मेडिकल फील्ड के अलावा। चूंकि मेरा टॉपिक जो है वो रिसर्च इन कुल्लियाती टिप्स के ताल्लुक से है और मैंने यहाँ पर जो फोकस किया वो स्पेशली जो कुल्लियात के न्यू कमर्स हैं उनके लिए यहाँ पर फोकस किया। और मैंने ये कोई किताब से इस तरह से बनाया हुआ नहीं है, मैंने अपने हिसाब से उसको थोड़ा सा अलग अलग किया है ताकि जिसको जिन चीज में इंटरेस्ट हो, जिस टॉपिक पे इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक से वो करने की कोशिश करे। तो कुल्लियात के अंदर एक रिसर्च आप कर सकते हैं बेसिक रिसर्च, और ये बेसिक रिसर्च आप अरकान के अंदर भी कर सकते हैं और क्वा के अंदर भी कर सकते हैं। और चूंकि ये जो अरकान के ताल्लुक से था, अभी तक इस पे काम नहीं हुआ था, लेकिन प्रोफेसर मोहम्मद जुल्किफ साहब ने इस पर बहुत अच्छा काम किया और मेरे पास सिर्फ अरकान पर एक थीसिस अवेलेबल हुई रुकने माँ के ताल्लुक से। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और जो उन्होंने काम कराया है उस पर जो है जो थीसिस है वो डिपार्टमेंट में आ जाए ताकि तमाम लोग उससे फायदा उठाएं, क्योंकि अरकान की एक ऐसी थ्योरी है जो बहुत ही ज्यादा, यूं कहें कि अगर अपनी जबान में कहें तो इतना गुंजलक है। कोई अरकान को अरकान नहीं मानता, कोई मादा नहीं मानता। और अक्सर जब हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो इस अरकान के ताल्लुक से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और उस पर जो हमारा इंटरव्यूअर होता है और उससे बहुत सारी चीजों पर कभी कभी डिस्कशन हो जाता है और उस डिस्कशन में कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। और आजकल इसमें खास तौर से अनासिर पे बहुत क्वेश्चन करते हैं और उस पे जो जिस अनासिर पे सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है वो उनसुर नार के ताल्लुक से है। एक तरफ आप उसको उनसुर मानते हैं और दूसरी तरफ फिर उसको हम गैर मादी कहते हैं। तो अगर हमने गैर मादी कह दिया तो फिर क्या होगा कि वो उनसुर के दायरे से बाहर हो गया। या तो आप उसको अनासिर के जुमरे में रखें या अनासिर से बाहर रखें। अगर आप उसको अनासिर मानेंगे तो फिर मादे के ताल्लुक से आपका होगा। तो इस तरह से इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है। तो हो सकता है कि जुल्किफ सर ने, हो सकता है उनसुर नार पर भी, अगर रुकने नार पर भी अगर कराया होगा तो बहुत सारी चीजें या बहुत सारे वहां से जो कंसेप्ट आए वो हमको वहां से मिलेंगे। और एक किताब अभी जो उन्होंने लिखा है अशर कदीर साहब ने, जो कुल्लियात के प्रैक्टिकल के ताल्लुक से, उसमें भी क्योंकि वो किताब अभी मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन ऐसे ही मैं पलट के देख रहा था कि टॉपिक क्या क्या है, तो उस पर उन्होंने उनसुर नार के ताल्लुक से कुछ डिस्कशन किया है। बाद में उसमें पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या है। अगर जरूरत पड़ी तो सर से कभी डिस्कस भी किया जाएगा, तो इस पर भी किया जा सकता है। इसी तरह से कुआ पर थोड़ा बहुत काम हुआ है, कुव्वते तबिया पर काम हुआ है और कुव्वते नफसानिया पर काम हुआ है और एक थीसिस शायद कुव्वते हैवानिया पर भी है। तो कुआ के ताल्लुक से भी आप कुछ काम कर सकते हैं। दूसरा जो है लिटरेरी रिसर्च। लिटरेरी रिसर्च में भी आप एक तो एक्सप्लोरेटरी टाइप का रिसर्च कर सकते हैं कि कुछ चीजें जो यूनानी के अंदर बयान की गई है उसको और ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। जैसा कि इब्न रुश्द ने लिखा है कि मैंने कुल्लियात को बयान कर दिया है
जुजियात आप खुद ब खुद निकाल लीजिए। तो अगर उसकी इस बात को अगर देखा जाए तो हमें तिब्बे यूनानी के अंदर जो लिटरेचर है उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। तो इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च पर। इसके अलावा जो नेक्स्ट है कि साइंटिफिक वैलिडेशन, यानी जो थ्योरी उस जमाने में दी गई है उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करके आज के जमाने में उसको भी हम एक तरह से उस पर भी काम कर सकते हैं कि उस जमाने में जो कहा गया तो आज के जमाने में क्या हो सकता है, तो उसका साइंटिफिक वैलिडेशन करके भी इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। इसके अलावा कोरिलेशन थ्रू मॉडर्न पैरामीटर्स, तो एक काम ये भी हम कर सकते हैं कि जो हमारे पुरानी थ्योरीज हैं उन थ्योरीज को मॉडर्न पैरामीटर से कोरिलेट करके भी हम काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें पॉसिबल, देखो जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीजें वैलिडेट हो रही है, कौन सी वैलिडेट नहीं हो पा रही है, या कहाँ पे कोरिलेशन बन रहा है मॉडर्न पैरामीटर में और कहाँ पे नहीं बन रहा है। जरूरी नहीं है कि हर जगह कोरिलेशन हो और जरूरी नहीं है कि हर जगह उसका साइंटिफिक वैलिडेशन हो जाए। तो कहीं कहीं हम नहीं भी कर पाएंगे और कहीं कहीं बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो जब तक हम उस पर मेहनत नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तब तक ये चीजें क्या है सॉल्व नहीं होगी। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है, इसमें हम लोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक काम और कुलियात के अंदर हम कर सकते हैं, सर्वे बेस्ड रिसर्च। सर्वे बेस्ड रिसर्च में आपके कुछ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर ने आपको दिया होगा कि जो मिजाज या अखलाक के ताल्लुक से भी इस पे आप काम कर सकते हैं कि एक प्रोफार्मा तैयार करके उस प्रोफार्मा के ताल्लुक से आप किसी भी जो भी इंडिविजुअल्स आप लेना चाह रहे हैं या जिसके ऊपर आप वर्क करना चाह रहे हैं उनके ताल्लुक से, यानी प्रोफार्मा बेस्ड आप रिसर्च कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो अभी तक कुलियात में काम हुआ है वो सर्वे बेस्ड और स्पेशली जो है वो मिजाज पर सबसे ज्यादा काम हुआ है। बाकी और टॉपिक पे जो काम है वो काम कम हुआ है। मिजाज के साथ साथ अखलाक पर भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। ब्लड के ऊपर किसी ने ब्लड को मिजाज के साथ कोरिलेट किया है, किसी ने ब्लड ग्रुप को मिजाज के साथ कोरिलेट किया है, किसी ने ब्लड की विस्कोसिटी को मिजाज के साथ कोरिलेट किया है। तो बहुत सारी चीजें अगर हम कोरिलेट करेंगे तो कभी कभी हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, कभी कभी रिजल्ट नहीं भी मिल सकते हैं। तो ये काम करने के बाद पता चलेगा कि क्या क्या चीजें कोरिलेट हो पा रही है या क्या क्या चीजें हम कर पा रहे हैं और क्या चीजें नहीं हो पा रही। जरूरी नहीं कि जो चीजें किताबों में लिखी हुई है वो चीज जो है वो 100% सही हो। वो हमें तब पता चलेगा जब इस वक्त हम उसको अपने साइंटिफिक पैरामीटर पे अगर उसको हम देखेंगे तब चीजें हमको पता चलेगी कि जैसे एक अभी एक आईक्यू के ऊपर एक हमारे स्कॉलर का है, उस पे अभी उन्होंने सिनाप्सिस तैयार कर रहे हैं। तो जो यूनानी के अंदर क्लेम है कि जो सफरावी मिजाज के लोग हैं वो और मिजाज के लोगों के मुकाबले में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो उसके लिए एक पूरा उनके लिए किट आती है आईक्यू चेक करने के लिए। तो उस पर उसका काम है, तो इंशाल्लाह वो काम कराएंगे और देखेंगे कि क्या इसके रिजल्ट आते, क्या सफरावी मिजाज के लोग और मिजाज के लोगों से ज्यादा ज़हीन होते हैं या नहीं होते हैं। ये तो काम करने के बाद जब उसका रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि चीजें कहां तक पॉसिबल है। उसके अलावा आप उसूल इलाज का जो टॉपिक है उस अगर आप देखें तो उसूल इलाज का मैक्सिमम पार्ट जो है वो इलाज भी तदबीर के अंदर और कुछ पैथोलॉजी के अंदर भी आप देखें तो गया हुआ है। लेकिन आप उसूल इलाज के ताल्लुक से भी कुलियात के लोग उसमें काम कर सकते हैं। तो उसूल इलाज के जितने तरीके हैं बहुत सारे, उसमें भी आप काम कर सकते हैं उसूल इलाज के ताल्लुक से। तो मेरा मेन एक ही स्लाइड में फोकस था कि कुलियात के जो स्टूडेंट हैं वो अपने जो उनका इंटरेस्ट है कि किस फील्ड में वो काम करना चाह रहे हैं, क्या लिटरेरी रिसर्च करना चाह रहे हैं या सर्वे बेस्ड रिसर्च करना चाह रहे हैं या किसी चीज का साइंटिफिक वैलिडेशन, हर एक का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने टॉपिक को आप चूज करेंगे। उसके बाद जो है आपका कि हाउ टू चूज ए रिसर्च टॉपिक। जब आप रिसर्च टॉपिक को चूज करते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
क्योंकि जब तक आप इन बेसिक चीजों को आप अपने सामने नहीं रखेंगे, आप टॉपिक तो ले लेंगे, जब काम शुरू करेंगे तो पता चला कि ये काम तो मुझसे होने वाला नहीं है। तो ये चीज आपको पहले बायस करना है कि हमें अपने टॉपिक को चूज करते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले कि टॉपिक मस्ट बी क्लियर, यानी आपका जो टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप काम क्या कर रहे हैं। मतलब आपके टॉपिक से ही आपका काम झलकना चाहिए कि आप काम क्या करने वाले हैं। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि टॉपिक मस्ट बी फिजिबल। आप ऐसा टॉपिक ले जो आपके लिए फिजिबल हो। फिजिबल से मुराद बहुत सारी चीजें, जैसे आप जो वर्क करना चाह रहे हैं उस वर्क के अंदर क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होने वाले हैं, क्या वो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है। अगर नहीं अवेलेबल है तो अवेलेबल कराने में उसकी कॉस्ट क्या आएगी या कितना दिन लगेगा, क्या वो इंस्ट्रूमेंट खुद डिजाइन किया जा सकता है या किसी से आप डिजाइन करवा सकते हैं। ये तमाम चीजों को पहले आपको सोचना है। पता चला कि आप ही के अंदर कैलिबर नहीं है, आपने एक ऐसा टॉपिक लिया जिसमें मेहनत की बहुत ज्यादा जरूरत है और आप ही के अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि आप मेहनत कर सके। पता चला कि आप 10 बजे आ रहे हैं, 12 बजे आप निकल जा रहे हैं, फिर शाम को 5 बजे आके अटेंडेंस लगा के निकल रहे हैं। तो ऐसे लोग कोई ऐसा टॉपिक ले ले जिसमें मेहनत की ज्यादा जरूरत है और आप ही के अंदर वो कैलिबर नहीं है, तो आपको उस हिसाब से देखना कि आपका कैलिबर कितना है। क्योंकि जो नई जनरेशन जो अभी यूजी करके जस्ट पीजी में आया होगा उसके अंदर कैलिबर भी ज्यादा होगा, उसके अंदर एम्बिशन भी ज्यादा होगा, उसको बहुत कुछ कर गुजरने की उसके अंदर सलाहियत भी होगी, हौसला भी होगा। लेकिन एक वो जो 2000 में पीजी यूजी किया होगा वो आगे तो उसका काम बस जैसे तैसे वाला रहेगा। तो दोनों के कैलिबर में जमीन आसमान का फर्क होगा। एक आदमी जो 10 साल या 15 साल पहले यूजी करके फिर पीजी में एडमिशन लिया और जो एक अभी करंट में जिसने यूजी करके पीजी में एडमिशन लिया, दोनों के एम्बिशन में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो आप टॉपिक अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से लीजिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टॉपिक फिजिबल नहीं होता, पता चला कि एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है जिसकी कीमत क्या है 4 लाख रुपए। अब मान लीजिए कि अगर वो इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल नहीं है तो उसका खरीदना आपके लिए नामुमकिन है। तो आपको जब आप टॉपिक चूज करें तो ये टॉपिक आपका फिजिबल होना चाहिए कि उस काम को आप कर सकते हैं। और ये भी आपको सिर्फ ये स्कॉलर के लिए नहीं है, साथ साथ जो आपका गाइड है उस गाइड के अंदर भी वो कैलिबर है कि नहीं, जो आप टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक को कराने के लिए गाइड के अंदर भी वो कैलिबर है या नहीं। तो इस हिसाब से भी आपको दोनों हिसाब से, इसलिए जो जब गाइड का सिलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोग रहते हैं भाई मुझे इसके अंडर में जाना है, मुझे इसके अंडर में जाना है। तो वो अंडर में जाने के 2-3 पर्पज होते हैं। देखो हर एक का, किसी का पता चला क्लिनिकल हैंड बहुत अच्छा है, किसी का जो है लिटरेरी हैंड बहुत अच्छा है, किसी की कोई चीज अच्छी होती है। तो अब आदमी का इंटरेस्ट जिस चीज में होता है वो उसके पास जाने की ज्यादा कोशिश करता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये कोई बुरी बात नहीं है। कोई अपने चॉइस के हिसाब से तमाम चीजें चूज करता है। तो जब आप अपना टॉपिक चूज करें तो आप ऐसा टॉपिक लें जो आपके लिए फिजिबल हो, जिसको आपको काम करने में आसानी हो। फिर चूज द टॉपिक दैट यू आर इंटरेस्टेड, यानी जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो आप उसी टॉपिक को आप चूज करें। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं उस टॉपिक को आप चूज ना करें। ये बेसिक चीज आप जरूर याद रखिएगा अपने टॉपिक को आप चूज करते वक्त। अदरवाइज जो आपके सीनियर होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि वो टॉपिक लेके उसके बाद फिर वो परेशान रहते हैं, क्या करें यार, अब तो फलां जगह जाना है, यहाँ नहीं मिल रहा है, मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है। तो ये तमाम चीजें आपके सामने भी आएगी अगर आपने इन बेसिक चीजों का अगर आपने ध्यान नहीं दिया। किसी भी टॉपिक को चूज करने के लिए 5 चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। पहला है व्हाई, दूसरा हु, तीसरा जो है व्हाट, और चौथा जो है वेयर, और 5वां जो है व्हेन। अगर इन तमाम चीजों को अगर आप सामने रख के अगर आप अपने टॉपिक को आप चूज करते हैं तो आपके काम करने में कम से कम आपको दुश्वारी आएगी। पहला है कि व्हाई डिड यू चूज द टॉपिक,
मतलब ये पहले तो आपको यही सवाल होना चाहिए कि आप इस टॉपिक को क्यों लेना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं इस टॉपिक को क्यों लेना चाह रहा हूं, तब तक आपको उस पे काम किस तरीके से किया जाएगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कोई टॉपिक ले रहे हैं तो उस टॉपिक को आप क्यों ले रहे हैं। तो इसका आपको पहले आंसर होना चाहिए कि आप इस टॉपिक को अगर चूज कर रहे हैं तो इस टॉपिक को चूज करने की वजह क्या है, क्यों आप ये टॉपिक ले रहे हैं। दूसरा जो है कि हु आर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर ऑन दिस टॉपिक, जो टॉपिक आप ले रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटाज हैं, चाहे जो लिटरेचर है, वो आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। क्या लाइब्रेरी से है, क्या पेशेंट से लेना है, क्या वो किसी ऐसे इंडिविजुअल से लेना है, क्या किसी बाहर जाके किसी खास प्रोफेशन के लोगों से डाटा लेना है। तो आपको ये डाटा जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे लोगों ने बाहर जाके भी, जैसे मेरे कलीग थे डॉक्टर मोहम्मद शाकिर, उन्होंने जो लिया था NIUM में, जो बस ड्राइवर हैं उनका उन्होंने सर्वे से किया था। तो बाहर जाके इस तरह से लेना, तो डाटा क्या है वहां से आपको कलेक्ट करना है। तो आप जब अपना टॉपिक चूज करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास डाटा आएगा उस डाटा का प्रोवाइडर कौन होगा, यानी डाटा आपको कहां से मिलेगा। तो अगर इस तरह से पहले से अगर आप प्री प्लान चलेंगे तो आपको वर्क करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरा जो है कि व्हाट आर द मेजर क्वेश्चन फॉर दिस टॉपिक, यानी जो रिसर्च टॉपिक है या जो रिसर्च क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जब तक आपका रिसर्च क्वेश्चन नहीं होगा तब तक आपका वर्क आपको पता नहीं चलेगा। तो जितना डिफाइन आपका रिसर्च क्वेश्चन होगा उस आपका काम जो है उतनी आसानी से होगा। तो आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो क्या है उसका पूरी तरह से आपको डिफाइन होना चाहिए। अगर वो डिफाइन होगा तो आपको काम करने में आसानी होगी। अगर आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन ही नहीं पता है, इसका मतलब यह है कि आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है। अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन नहीं पता है तो आपको यही नहीं पता है कि आपको अपने रिसर्च वर्क में, अपने थीसिस में आपको करना क्या है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है कि वेयर इज योर टॉपिक इंपॉर्टेंट, यानी आप जो टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक कहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकल लेवल पे है, नेशनल लेवल पे है, या इंटरनेशनल लेवल पे है, या किसी खास कम्युनिटी पे है, या किसी खास बिजनेस पे है, या किसी खास एरिया के अंदर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि आप जो टॉपिक ले रहे हैं वो किनके लिए है, कहाँ आपका, यानी कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के अंदर है, या किसी सिटी के अंदर है, या किसी मुल्क के अंदर है, या पूरे वर्ल्ड लेवल की वो प्रॉब्लम है, या किसी खास खित्ते की या किसी खास एरिया की है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि when is your topic important in current event or historical event, do you want to compare your topic by time period, यानी ये जो आपका टॉपिक है ये करंट इवेंट से रिलेटेड है या किसी हिस्टोरिकल रिलेटेड है, आपको ये पता होना चाहिए ताकि उस दोनों को जब आप कंपेयर करें तो आप क्या कंपेयर करने जा रहे हैं। मॉडर्न पैरामीटर से आप कर रहे हैं, किसी ओल्ड को मॉडर्न से आप कर रहे हैं, तो ये तमाम चीजें आपके सामने पहले से प्री डिफाइन होना चाहिए। आपके दिमाग में ये तमाम चीजें होनी चाहिए, तब आपका एक अच्छा टॉपिक आप चूज कर पाएंगे और आप अपने काम को फिजिबल भी बनाएंगे और आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड बाय रिसर्च इन इंडिया, यानी इंडिया में जो भी रिसर्च होता है उसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम बनती है, या जो भी रिसर्च हुआ है या जो होता है वो क्यों इतना बेनिफिशियल नहीं होता है, उसकी क्या क्या ऐसी वजूहात है जो रिसर्च वर्क होता है जितना बेनिफिट उससे होना चाहिए उतना बेनिफिट इंडिया के अंदर नहीं हो पाता है। उसमें पहला है कि लैक ऑफ ए साइंटिफिक ट्रेनिंग इन द मेथोडोलॉजी ऑफ द रिसर्च, यानी जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारी जो उसमें मेथोडोलॉजी है या उसके अंदर जो मेथड्स है, जो टेक्निक्स हैं, जो टूल्स हैं, वो किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाएगा,
इसकी हमें पहले से कोई रिसर्चर को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। तो एक तो पहला ये है कि इसकी वजह से भी बहुत सारा रिसर्च वर्क जो होता है वो किताबों तक रह जाता है, या जितना हम जिस हिसाब से करना चाहिए उतना काम नहीं हो पाता है। दूसरा है कि इनसफिशिएंट इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिवर्सिटी रिसर्च डिपार्टमेंट ऑन वन हैंड एंड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑन अदर हैंड। यानी जो रिसर्च वर्क हो रहा है, चाहे वो रिसर्चर किसी भी फील्ड का हो, उसका गवर्नमेंट से जो उसके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, या जो इंडस्ट्री से उसका रिलेशन होना चाहिए, या इसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है रिसर्च के, उनके बीच में जितना बेहतरीन बॉन्डिंग होगी, जितना इंटरेक्शन होना चाहिए, उतना इंटरेक्शन नहीं होता है। अगर इनके बीच में इंटरेक्शन जितना अच्छा होगा तो तमाम लोगों उससे फायदा उठाएंगे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ये आप कह सकते हैं कि बड़ी विडंबना है कि आपस में इंटर इंस्टीट्यूशन तो बहुत दूर की बात है, इंटर डिपार्टमेंटल जो होता है कि एक ही कॉलेज के 2 डिपार्टमेंट में भी उतना इंटरेक्शन नहीं होता है। तो जो काम हुआ वो अगर उनके बीच में कोरिलेशन है, उनके बीच में इंटरेक्शन अच्छा है, तो जो काम होगा वो और बेहतर तरीके से हो सकता है। इसी तरीके से देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रिसर्चर एंड इंटर यूनिवर्सिटी एंड इंटर डिपार्टमेंटल। यानी कोई ऐसा कोड ऑफ कंडक्ट भी नहीं है कि कोई रिसर्चर है तो यूनिवर्सिटी से उसका कोई कोड ऑफ कंडक्ट हो, या इसी तरीके से इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर डिपार्टमेंटल कोई ऐसा रूल नहीं है कि भाई आप जो काम कर रहे हैं तो आपका काम थोड़ा सा क्लिनिकल है तो आपको जरूरी है कि क्लिनिकल का कोई उसके साथ रखा जाए, या जो भी जिस भी टॉपिक पे आपका काम हो रहा है उस टॉपिक का जो एक्सपर्ट है, उसका जो फील्ड है, अगर उसका एक्सपर्ट आपके काम के साथ जुड़ेगा तो जाहिर है कि आपका काम और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से हो सकता है। तो लेकिन ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट ना होने की वजह से भी जो काम होता है वो उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है कि जो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एंड फंक्शन इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। किसी भी रिसर्च वर्क को करने के लिए लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। विदाउट लाइब्रेरी जो रिसर्च वर्क है वो इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि आपको जो डाटाज हैं या जो थ्योरीज हैं, जो लिटरेचर है, वो लाइब्रेरी से मिलेगा। और अगर आपके पास लाइब्रेरी नहीं है तो जाहिर है कि अगर आप कहीं और जाकर लाइब्रेरी का यूज करेंगे तो आप लाइब्रेरी का इस्तेमाल बहुत कम कर पाएंगे। लेकिन जहां पर आप अपना वर्क कर रहे हैं, अगर लाइब्रेरी वहीं पर अगर मौजूद हो तो आप लाइब्रेरी में मैक्सिमम टाइम देकर आप अपने लिटरेचर को आप कलेक्ट कर सकते हैं या आप अपने डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे रिसर्च को जितना उसका बेनिफिशियल होना चाहिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो पाता है। तो ये एक छोटा सा था रिसर्च इन कुल्लियात के ताल्लुक से। मैंने खासतौर से स्पेशली न्यू कमर्स के लिए ही किया था ताकि वो इससे फायदा उठा सके। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप लोग अपना टॉपिक चूज करेंगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के हों, तो इन तमाम बातों को आप अपने सामने रखेंगे और उस हिसाब से आप अपने टॉपिक को आप चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ ये पॉइंट जो है वो कुल्लियात के लिए था। कुल्लियात के लिए तो सिर्फ वो चीज थी कि आप कुल्लियात में रिसर्च वर्क क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन और जो पॉइंट्स हैं टॉपिक चूज करने के ताल्लुक से जितनी भी चीजें हैं वो हर जो डिपार्टमेंट के लोग हैं उन तमाम लोगों के लिए यह है कि आप इन तमाम चीजों को अपने सामने रख के, जब आप इन चीजों को सामने रख के आप अपने टॉपिक को चूज करेंगे तो आपको वर्क करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।